Hello students, today I'll discuss about न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करेंगे। वो एग्जांपल है एक कप ऑफ टी। एक कप चाय को यदि हम टेबल पे रख दें कुछ देर के लिए तो देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में यदि इसका टेम्परेचर मान लो कि 70 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर देखते हैं कि वो 30 डिग्री या तो 20 डिग्री के आसपास आ जाता है। टेम्परेचर उसका लूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो चाय का टेम्परेचर है उसका हम टी टेम्परेचर मान लेते हैं। ये चाय का टेम्परेचर जो है वो टी है, दिस वन। और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो टी एस है। टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसका बेस में इसलिए एस लगा दिए जिससे हुआ तुम्हारा टेम्परेचर फॉर सराउंडिंग। और यहाँ पे ये लूज क्या कर रहा है, हीट को लूज कर रहा है। मतलब इसका कुछ हीट पहले है तो ये लूज कर रहा है डी क्यू हीट, मतलब बहुत छोटा हीट को लूज कर रहा है। यदि हम एक छोटा सा टाइम के लिए देखें तो मान लो कि डी टी टाइम के लिए देखें, इस छोटे से टाइम के लिए यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो वैसे सिचुएशन में देखते हैं कि थोड़ा सा हीट को ये लूज करता है, छोटा सा, मतलब बहुत कम हीट को लूज करता है ये। और इसका यदि मैं ग्राफ यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो एक साइड हम टेम्परेचर ले लेते हैं। इस ग्राफ में एक साइड टेम्परेचर और एक साइड टाइम को कंसिडर करते हैं। इस ग्राफ में ये तुम्हारा ग्राफ जो है वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम है ग्राफ। तो स्टार्टिंग में क्या देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो कि टाइम जो है सो ज़ीरो है। टाइम मेरा ज़ीरो है, टाइम अभी स्टार्ट नहीं किए, मतलब एक चाय है, चाय को कप में डाले और टेबल पर रख दिए तो उस समय टाइम ज़ीरो था। अब जैसे जैसे टाइम यहाँ से इंक्रीज होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर अभी हायर पॉइंट पे है। जब जीरो पे, मतलब टाइम जीरो है, उस समय टेम्परेचर हायर पे है, मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर पे चाय, मतलब चाय अभी हीट, बहुत ज़्यादा हीट है उसके पास, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पे है। और जैसे जैसे टाइम उसका बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी सिचुएशन में टेम्परेचर जो है सो तुम्हारा घटता चला जाएगा और घटता चला जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से घटता है। और स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत जल्दी लूज होगा, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा टेम्परेचर जो है सो लॉस होना स्लो हो जाता है। ये ठंडे दिनों में आप ज़्यादा देखोगे कि ठंडा दिन में जो है सो टेम्परेचर जल्दी लॉस होता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण अभी ठंडे दिन में चाय जो है सो जल्दी ठंडा हो जाता है, और वही गर्मी में दिन में देखें तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस यदि ज़्यादा होगा तो ठंडा भी जल्दी होगा, और यदि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो तुम्हारा लेट से ठंडा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या निकालेंगे, टी माइनस टी एस, मतलब ये टेम्परेचर चाय का और सराउंडिंग का टेम्परेचर में, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो वही तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि हमारा कप चाय का जो टेम्परेचर है वो है तुम्हारा जा करके 60 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, 60 - 20 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस को देखा जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना जल्दी ठंडा होगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। उसका ग्राफ यहाँ पे देख लिए हम लोग कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये यदि हम यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग की बात करूँ, यहाँ पे कूलिंग तो हो रहा है, तो यहाँ पे यदि मैं रेट ऑफ कूलिंग की बात करूँ तो रेट ऑफ कूलिंग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, मतलब हीट पर यूनिट टाइम पीरियड, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। बट हम जानते हैं कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, यहाँ पे एक एनर्जी है। और यदि उसको तुम कुछ इस तरीके से लिखना चाहो, रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी, मतलब देखो हीट तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हीट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यदि हीट चेंज हो रहा है तो 100% क्या चेंज हो रहा है वहाँ पे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हीट जो है सो चेंज हो रहा है, मतलब यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि हीट चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि उसको लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि चेंज रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। अब बोलोगे यहाँ नेगेटिव क्यों लिखे, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ हीट। नेगेटिव जो है सो इंडिकेट कर रहा है लॉस को, क्योंकि यहाँ पे हीट का डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा अपना, तो डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ये नेगेटिव साइन। तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो सो हीट एनर्जी में कुछ इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में हीट का लॉस हो रहा है, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब ये जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये तुम्हारा लॉस जो है वो डिपेंड करता है इसके शेप पे, इसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। मान लो इस चाय को यदि हम कप में रखें तो यहाँ पे जो है सो टाइम में हम, मेरा जो है सो ज़्यादा लेगा ठंडा होने में, लेकिन वो इसी चाय को यदि मैं एक प्लेट में रख दूँ,
प्लेट में, और प्लेट में रखेंगे तो उसका सराउंडिंग बढ़ जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हो, उसका एरिया बढ़ जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में वो जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब टाइम कम लेगा। तो डिपेंड करता है तुम्हारे डायमेंशन पे भी, ठीक है। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे यदि मेन मोटिव यहाँ पे बात करूँ, तो ये सबसे पहले यदि डिपेंडेंसीज का यदि मैं बात करूँ डिपेंडेंसी की, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस पे ये स्पेशली डिपेंड करता है। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो डिपेंडेंसी जब लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो कैसे लिखोगे, टी माइनस टी एस। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पे T1 और T2 करके रिप्रेजेंट किया है, बट हम यहाँ पे आपका चाय का टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर को TS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट वहाँ पे यदि आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहाँ पे एक को T1 से रिप्रेजेंट किया है और अगला को T2 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको समझना, कंसेप्ट को समझना है। तो कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। मतलब दिस वन, रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि तुम हटाते हो तो क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे करोगे, डी क्यू डिवाइड दिस वन, एक कांस्टेंट लेना होता है, तो एक स्मॉल के ले लो, स्मॉल के, छोटा के, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे टी माइनस टी एस, दिस वन टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा टी रिप्रेजेंट्स टी माइनस टी एस, या तो डी टी लिख सकते हो यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन तुम्हारा यहाँ पे बना, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दिस वन इक्वेशन रिप्रेजेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये चीज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तुम्हारा कितना टाइम के लिए है, dt टाइम के लिए। dt टाइम के लिए तुम्हारा कुछ इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेकिन वही चीज़ हम टी टाइम के लिए देखें तो, टी टाइम के लिए, इस टी टाइम के लिए, ये तो बहुत छोटा टाइम के लिए देखें ना, यदि वही हम टी टाइम के लिए देखें तो उसके लिए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रीवियस कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। वो प्रीवियस कंसेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह, आपको इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करके उसको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं प्रीवियस कंसेप्ट को, तो यहाँ पे लिखेंगे टी टाइम लेटर, टी टाइम लेटर, टी टाइम लेटर, या तो तुम लिख सकते हो आफ्टर टी टाइम, कुछ भी। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को डालो कि वी नो, हम लोग पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये चीज़ स्पेसिफिक एस को यहाँ पे सब्जेक्ट करोगे तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी। इस चीज़ को हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हीट का यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ है, यदि तुम इसको लिमिट के फॉर्म में लिखो, लिमिट लगा दो, और तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म में यदि लिखोगे तो जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस, और डी डेल्टा टी की जगह पे डी टी, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब लिमिट यहाँ पे लगा दोगे, लिमिट में क्या होगा तुम्हारा, लिमिट में होगा यदि मान लो दोनों साइड रिस्पेक्ट में टी है तो, या फिर हाँ डेल्टा, इसके नीचे भी टी, इसके नीचे भी टी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि डी टी जो है, टी मतलब टाइम जो है वो टेंस टू जीरो है, ठीक है। खैर आप डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ करो, डी क्यू इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी डी टी, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे मिला। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड एक फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो इसको इसको भी हम इस डी क्यू और नीचे डी टी से डिवाइड कर दिए, और राइट साइड भी कर देते हैं एम एस डी टी डिवाइड बाई डी टी। देखो ऊपर वाला टेम्परेचर है, चाय का टेम्परेचर, और नीचे टाइम तुम्हारा डी टी, है ना। तो ये हम इसलिए किए दोनों साइड, क्योंकि देखो एक फॉर्म में ले आ रहा है ना, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, जो कुछ ये इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग उस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमारा देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये एम एस डी टी बाई डी टी जो है, ये कहाँ, ये पूरा वैल्यू जा करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, बट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है फ्रॉम 1 and 2 दोनों के साथ इक्वेट करने पर ना। तो इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव, वन में क्या है नेगेटिव साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एस डी टी, कैपिटल टी टेम्परेचर वाला, और नीचे स्मॉल टी फॉर टाइम, ओके, इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है के, स्मॉल के, स्मॉल के एंड टी माइनस टी एस, दिस वन, ये चीज़ इक्वेशन हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ कर लेते हैं, तो टेम्परेचर को टेम्परेचर के साथ यदि तुम लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो, देखो डी टी, और ये टेम्परेचर दिस वन, ये नीचे आ जाएगा इधर, तो इसको इधर ले आते हैं, टी माइनस टी एस, कुछ इस तरीके से ले आए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस नेगेटिव को उस साइड ले जाते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर हमारा, यहाँ पे बचेगा स्मॉल के दिस वन डिवाइडेड बाई ए एम एस नीचे जाएगा, और ये डी टी जो है सो उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से लिखा गया। अब देखो यहाँ पे जो देख रहे हो माइनस के बाई एम एस, मतलब माइनस को छोड़ के ये जो पूरा टर्म दिख रहा है एक कांस्टेंट है ये, क्योंकि देखो उसका मास वही से कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगा, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो सब एक कांस्टेंट के बराबर है, तो यहाँ पे कैपिटल के हम लोग मान लेंगे, तो क्या होगा ना कि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, और यहाँ पे अब कैपिटल के यूज़ करते हैं, वो स्मॉल के यूज़ कर रहे थे पहले, अब कैपिटल के यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, और लेफ्ट साइड में क्या है दिस वन टी माइनस टी एस, ओके। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये के जो है वो के का वैल्यू, मतलब ये जो कैपिटल के है वो किसके बराबर है, तो स्मॉल के डिवाइडेड बाय एम एस, इसका वैल्यू है, ठीक है, ये कैपिटल के का वैल्यू स्मॉल के डिवाइडेड बाय एम एस के बराबर है। अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसमें करते हैं अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट यदि करोगे तो देखो क्या आता है, डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस, कुछ ये वाला टर्म आया, ये किसके रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। और इधर राइट साइड अब देखते हैं, राइट साइड क्या है, माइनस बाहर कर दो, और यहाँ पे के डी टी दिस वन, ये चीज़ है, इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये जो तुम्हारा टर्म आ रहा है ना, ये फॉर्म जो आ रहा है वो कुछ इसका है, लेफ्ट साइड का देखें तो ये फॉर्म है तुम्हारा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के फॉर्म में है, और इसका इंटीग्रेशन आता है log ई एक्स, कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है इसका इंटीग्रेशन, तो उस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं, log के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं log ई बेस, बेस में ई होता है, और साथ में क्या एक्स की जगह पे टी माइनस टी एस, तो यहाँ पे लिख देंगे टी माइनस टी एस, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। राइट साइड में क्या होगा, के कांस्टेंट है तो के को बाहर कर दो, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, और क्या बचा मेरे यहाँ पे डी टी, तो यहाँ पे क्या होगा उसका, उसका हो जाएगा तुम्हारा डी टी के जगह पे आप चाहो तो ऐसा करो, डी टी का हो जाएगा टी ओनली, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, और साथ में क्या होगा एक कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक है, एक कांस्टेंट को भी लिया जाता है इंटीग्रेशन में, जब दोनों साइड इंटीग्रेशन हो तो ऐसे सिचुएशन में एक साइड एक कांस्टेंट को लिया जाता है, तो कांस्टेंट को मान लिए यहाँ पे क्या सी मान लिए, तो ये चीज़ आया। और एक कंसेप्ट यहाँ पे छोटा सा है, वो कंसेप्ट क्या है कि मान लो ये देखो इस साइड लॉग है ना और इस साइड लॉग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यदि तुम लॉग को हटाना चाहो तो क्या होता है कि ये जो है ना एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर ये पूरा पावर इस साइड का, मतलब कुछ इस तरीके से लिखा जाता है टी माइनस टी एस, इसके फॉर्म इसके बराबर यदि लिखना चाहते हो तो ये जो है ना एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है माइनस के टी प्लस सी, मतलब राइट साइड वाला जो है सो पावर में आ जाता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल का, यदि तुम लॉग को हटाओगे तो ये रूल है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप मत जानो, डायरेक्ट आप इसको माइंड में सेट रखो कुछ इस तरीके से। तो टी माइनस टी एस इज इक्वल्स टू, यदि लॉग को हटाते हैं तो अगला साइड में जो है एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर चढ़ जाता है, बस इतना माइंड में आपको रखना है। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा और देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ई माइनस के इंटू टी इंटू ई टू द पावर सी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग,
क्योंकि देखो प्लस में है तो मल्टीपल में लिखेंगे तो देखो ए बेस ए दोनों का फिर तो ही आ जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख दिए इसको हम लोग। अब यहाँ पे ई सी जो तुमको दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस के टी, और इसके जगह पे ये जो पूरा टर्म है इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं सी डैश, एक अलग कांस्टेंट। ऑलरेडी कांस्टेंट है, देखो किसी के ऊपर कांस्टेंट है तो 100% हमको ये पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसको मैं एक कांस्टेंट मान लिया, अलग टाइप का कांस्टेंट, इसको मान लिया सी डैश। सी डैश इज इक्वल टू क्या है, ई सी के बराबर, ई टू द पावर सी के बराबर यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा मिला। तो आपको फाइनली जो यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो। यहाँ पे जो मिला उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मिला वो मिला टी माइनस टी एस, ये मिल गया टी माइनस टी एस इज इक्वल टू, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू ये वाला लाइन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लास्ट वाला क्या था, दिस वन। सी डैश को पहले लिख देते हैं, इसके बाद ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी डैश ई टू द पावर कैपिटल माइनस के इंटू टी, दिस वन, ये मिला। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे मिला। अब इसका जो फाइनल इक्वेशन हमको यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब टेम्परेचर, चाय का टेम्परेचर जो है वो कितना मिलेगा हमको टी टाइम के बाद, तो ये टेम्परेचर जो मिलेगा वो मिलेगा तुमको, ये उधर ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा प्लस में टी एस प्लस सी डैश ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब जो चाय का टेम्परेचर होगा टी टाइम के बाद कुछ इतना होगा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर आफ्टर टी टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि आफ्टर टी टाइम द टेम्परेचर विल बी दिस वन, दिस मच। अब सराउंडिंग के टेम्परेचर में इसका वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या कर देना है, लिखना है, ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब उसके साथ ऐड कर देना है, तो तुमको जो चाय का टेम्परेचर वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर तो ऐड हो जा रहा है तो इसका बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, माइनस है। जितना यहाँ पे टाइम बढ़ेगा ना उसके सिचुएशन उसी हिसाब से इसका टेम्परेचर घटेगा। माइनस क्या बताता है, माइनस का मतलब है यहाँ की टेम्परेचर को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, तो सराउंडिंग प्लस दिस वन टेम्परेचर, मतलब टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर इसका घटेगा। कुछ ये इक्वेशन उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बस कुछ इस तरीके से था, जो कि हम लोग को ये फाइनल इक्वेशन यहाँ तक हम लोग को जानना था, और कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और बेसिकली यदि बोला जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। आप चाहो तो यहाँ पे डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो या तो डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे टी माइनस टी एस जो है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो टी माइनस टी एस, इसके बराबर हम डेल्टा टी लिख सकते हैं दिस वन, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। या फिर तुम इसको इसी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो डी टी, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो इक्वेशन है, यदि आपको पूछा जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन लिखो, तो फाइनली आपको यही वाला लिखना है, दिस वन। और आफ्टर टी टाइम यदि बोला जाए कि टी टाइम लेटर, मतलब आफ्टर टी टाइम जो यहाँ पे टेम्परेचर चाय के टेम्परेचर में या तो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, तब जाकर के इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल इक्वेशन आपको ये वाला लाना पड़ेगा। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे यदि हम चाय के बारे में आपको बताया ना, चाय लिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिक्विड के लिए ही पॉसिबल है, ये सॉलिड बॉडी के लिए भी पॉसिबल है, सॉलिड बॉडी के लिए भी पॉसिबल है, लिक्विड के लिए भी है, और गैस के लिए, सभी के लिए पॉसिबल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल एवरी फॉर एवरी टाइप ऑफ टेम्परेचर, एवरी टाइप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सभी तरह के मटेरियल पे ये तुम्हारा लागू होगा, सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी, और गैस के लिए भी मतलब एप्लीकेबल है। समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग किसको लेके चले, ए कप ऑफ टी। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कैलोरीमेट्री पे बेस्ड है, कह सकते हो तरीके से। कैलोरीमेट्री क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है ना, तो कैलोरीमेट्री भी क्या बताता था, टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसी के अकॉर्डिंग है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक नया एक्सपेरिमेंट किया जो न्यूटन ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, और न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे कंडीशन एक चीज़ और माइंड में रखना कि हम यदि किसी लिक्विड की बात करें और लिक्विड को किसी मतलब कप में ले रहे हैं हम लिक्विड को, तो कप में जो है सो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो
अलग होगा इन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, आई मीन डायमेंशन, यदि जिसमें हम लिक्विड को ले रहे हैं यदि उसका डायमेंशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर डिफरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो डिपेंड करता है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन पे। आई मीन डायमेंशन डिफरेंट, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है सो डिफरेंट हो जाएगा। या तो कह सकते हो कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द कंटेनर, कुछ इस तरीके से कह सकते हो। और यदि तुम सॉलिड मटेरियल के लिए बात करो, तो सॉलिड मटेरियल के लिए तुम्हारा जैसे मान लो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा क्या बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगा वो डिफरेंट होगा उसका, क्योंकि देखो हर एक मटेरियल का अपना नेचर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लिए जो ये के दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे के, दिस वन के विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। यदि यही चाय का जो हम बीकर यहाँ पे लिए हैं, चाय का जो कप लिए हैं, उस कप का यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें, तो इसी सिचुएशन में के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये के का वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है, बट ये वेरी करता है, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए वेरी करता है। वही चीज़ यदि यहाँ सॉलिड ले लेंगे तो उसके लिए डिफरेंट होगा। मान लो एल्यूमिनियम लिए तो उसका डिफरेंट, कॉपर लिए तो उसका डिफरेंट, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपको बस इस चीज़ को माइंड में रखना है कि this one k, I mean Newton's law of cooling depends on the nature of the material for solid, and for liquid के लिए यदि बोलें तो उसके लिए भी तुम्हारा हो जाएगा, मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, दैट्स ऑल। नेचर एंड एज वेल एज डायमेंशन, डायमेंशन पे भी और नेचर पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।